हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ललित उर्फ लड्डू और मेरे यूट्यूब चैनल अतरंगी लड्डू की सतरंगी दुनिया में आपका स्वागत है। तो ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो मैं शूट कर रहा हूं मिस्टर अंकित के साथ। हाय अंकित। हाय। तो अंकित से मैं पहली बार मिला था दिल्ली प्राइड में। तो मैंने तभी सोच लिया था मेरा पहला पॉडकास्ट इन्हीं के साथ होगा। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सो मेरा नाम अंकित है और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। साथ में मैं एक ट्रस्टी हूँ एक एनजीओ का जिसका नाम है एक्शन फॉर वेलबींग। तो हम लोग जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए काम करते हैं। अराउंड अभी हमने 12 से 13 स्कूल्स को जा चुके हैं। मतलब हमारा जो एनजीओ है वो एक अभी स्टार्टिंग फेज में है, बट स्टिल काम करना भी शुरू करा है। तो उसका मैं एक फाउंडिंग मेंबर हूँ अभी, और साथ में एक स्टूडेंट भी। तो अंकित, आप बताइए आप खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। Okay, so I'm a gay man and my pronouns are he, him. तो अंकित, आपने जैसे बताया कि आप एक एनजीओ में फाउंडिंग मेंबर हो, तो वो आपका एनजीओ किस उस पे काम करता है, किस मतलब किस तरीके से काम करता है, क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहोगे। हाँ, जैसे अभी जैसे दो केसेस हुए हैं। आरवे तो थोड़ा पहले था, और एक अभी जो बुलिंग का केस हुआ था जिस पे मतलब सबको ही पता होगा, ऑनलाइन जो हुआ था। प्रांशु। बहुत सैड। हाँ, प्रांशु। तो वैसे जो बुलिंग होती है वो स्कूल्स में बहुत नॉर्मल है। मतलब मैंने फेस करी है, आपने भी शायद फेस करी हो, या फिर बहुत सारे लोगों ने फेस करी है। जैसे हमारे मेंबर्स हैं, मतलब लगभग कम्युनिटी से लगभग लोग फेस करते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे जो एफेमिनेट बिहेवियर जो लोगों को लगता है उसकी वजह से। तो उस चीज को देखते हुए हमने ये एनजीओ स्टार्ट करा था। सो जिसमें हम क्या करते हैं कि स्कूल्स टीचर्स होते हैं या फिर काउंसलर होते हैं, उनको गाइड करते हैं कि जब इस तरह का जो मैटर होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है, तो उसको सेंसिटिवली कैसे हैंडल करना होता है। तो वो सब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, या फिर टीचर्स या फिर पेरेंट्स भी। उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं, नॉलेज देते हैं उनके बारे में कि हाँ, कम्युनिटी है क्या, और जितने भी मिथ्स हैं उनके दिमाग में उनको सॉर्ट आउट करते हैं, उनके क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉर्ट आउट करते हैं। एक्चुअली आप जो काम कर रहे हो, सच में मैं बोलना चाहूंगा इसकी बहुत जरूरत है आजकल। वो एजुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो स्कूल में जा जाके। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो आपको वो एजुकेशन मिली थी आपके टाइम में। बिल्कुल नहीं। मतलब मेरा जो स्कूल था इतना टॉक्सिक, मैं दोबारा जाना ही नहीं चाहता उस स्कूल में। मतलब हमारे स्कूल में मतलब इतने पिछड़े इलाके में था ना, कि जैसे अभी क्या होता है कि एनसीआर सॉरी सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काउंसलर रखना जरूरी होता है हर स्कूल में। एक साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए बच्चे की मेंटल हेल्थ, या फिर कोई भी एग्जाम प्रेशर, मतलब उन चीजों को हैंडल करने के लिए काउंसलर जरूरी होना चाहिए स्कूल्स में। बट हमारे में तो काउंसलर था ही नहीं। और ऊपर से मेरा स्कूल ऐसे इलाके में था जहाँ पे हरियाणा में, वो भी तो हरियाणा से तो आप बिलोंग करते हो, जहाँ पे अब आज भी खाप पंचायत का राज चलता है। तो सोच सकते हो क्या हालत होगी, क्या मेंटेलिटी थी बच्चों की। और इसमें गलती आई गेस बच्चों की भी नहीं है, क्योंकि हमारी जिस तरीके से पेरेंट्स कंडीशनिंग करते हैं उसी चीज का सब रहता है कि हाँ, मतलब लड़का है तो रोएगा नहीं, लड़की है तो रोएगी, वो सब चलता रहता उनका। हाँ, एक बच्चे पे मैंने भी देखा है बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि आपको लड़के होने का बोझ बचपन से डाल दिया जाता है कि आप लड़का हो तो आप रो नहीं सकते। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ उस स्कूल में जिससे आप जिसकी वजह से आपने सोचा हो कि ऐसा कुछ करते हैं कि मेरे साथ हुआ है वो दूसरे के साथ ना हो, ऐसा कुछ किस्सा। एक्चुअली हुआ था। सो मतलब बच्चे अलग अलग नाम से बुलाने की तो बहुत सी कॉमन सी एक चीज है स्कूल्स में, कि हाँ अजब अजीब नाम से। और वो पता है हर बच्चा नहीं करता। वो उनमें एक बच्चा होता है जिसके पीछे सारे बच्चे करते हैं। तो हमको वो एक बच्चा सुधारना है, पहली बात तो सारे अपने आप सुधर जाएंगे।
ठीक है। और रही बात मेरी, तो मेरे साथ क्या हुआ था कि उस टाइम पे जैसे मेरे को बहुत शौक था डांस का, एक्टिंग का, तो कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत रहता था। तो मतलब बहुत लोगों से ऐसा सुनने को मिलता था, इंक्लूडिंग टीचर्स और बच्चे तो बोलते ही रहते थे। तो मेरे को वो सब चीजें छोड़नी पड़ी थी उस टाइम पे। नाउ आई रिग्रेट कि नहीं, मेरे को नहीं छोड़ना चाहिए था, बिकॉज मैं कल्चरल जो एक्टिविटीज थी उसमें तो बहुत वो था। खुद को मैस्कुलिन साबित करने के लिए मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन करा। मतलब नाम बोलते थे, लड़की है, औरत है, और एक तो फेमस लाइन होती थी उनकी, नारी नारी करके। तो जब भी मैं क्लास में जाता था तो नारी आ गई, नारी आ गई, ऐसा चलता रहता था। उस चीज को ही खत्म करने के लिए मैंने रावण का रोल प्ले करा था, तुम्हें पता है? कि ताकि मतलब मैं नहीं करना चाहता था वो, मैं बहुत सॉफ्ट रोल करना चाहता था राम का, जो मैं कर सकता था। बट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं, हाँ, मर्द हूं मैं, तो मैंने रावण का रोल प्ले करा। तो हाँ, मैंने भी देखा ये, स्पेशली हमारे हरियाणा में अगर आप मर्द हो तो आपको बहुत ज्यादा लाउड होना पड़ेगा। मतलब आप प्यार से करेक्ट। नहीं बात कर सकते, आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा थोड़ा। वो चीज प्रेशर रहता है करेक्ट। हम सबके ऊपर कि आपको। और जैसे ही आपने स्कूल का बताया, तो मेरे साथ भी हुआ है। मैं 4th क्लास में था, तो मेरे इंग्लिश टीचर ने मेरी पैंट खोल के चेक किया था कि मैं सच में लड़का हूं या नहीं हूं। हाँ, एक्चुअली होता है ये, टीचर्स बहुत इनसेंसिटिव होते हैं, स्पेशली हरियाणा की जो भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स की तो हालत ही खराब है। प्राइवेट स्कूल्स में ही इतना कुछ होता है। हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे वो बहुत इनसेंसिटिव बातें बोलते थे, लाइक बहुत ज्यादा, कि अगर किसी ने कड़ा पहन लिया तो कि तू चूड़ी क्यों पहन के आया, मतलब बेइज्जती कर देना इंसान की। तो वो भी इतने गंदे तरीके से कि वो शक्ल ना दिखा सके क्लास में। शायद उनके लिए वो छोटी सी चीज होगी, बट हमारे लिए वो बड़ी चीज होती है। एक्चुअली, और पता है क्या होता है कि जब टीचर बोल देता है तो स्टूडेंट्स को अपने आप अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ, नहीं, टीचर नहीं बोल दिया तो हमारा कौन क्या ही बिगाड़ लेगा। तो वो चीज होती है, तो बच्चे और ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। तो आपको कब पता लगा था कि आप एक गे हो? ओके, सो ये जो टर्म थी इसका मुझे नहीं पता था, बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे पता था कि है अट्रैक्शन थोड़ा मेरा। जो ये स्पेसिफिकली जो टर्म पता चली मुझे, वो मुझे पता चली थी 8th क्लास में, बिकॉज उस टाइम मेरे पास इंटरनेट का एक्सेस आ गया था। इंटरनेट से मेरे को वो चीज पता चली। बट स्टिल मैं दबाने की कोशिश करता था, बिकॉज मेरे को फील होता था कि यार मैं ही हूँ ऐसा, तो मेरे आसपास तो ऐसा कोई नहीं है। एजुकेशन में होता है वो। 8th में एक्सेस आ गया था इंटरनेट का। मेरे को याद है हमारे जमाने में इंटरनेट एक्सेस नहीं मिलता था। आपको बहुत जल्दी, आपकी जनरेशन में शायद मिल गया, हमें नहीं मिला था। तो हमें तो काफी टाइम बाद कुछ चीजें पता लगी थी। हमें थोड़ा लेट हो गया, पर हाँ, इंटरनेट से आजकल के बच्चों को बहुत जल्दी पता लग जाता है। हाँ, उतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। देन फिर मैं दबाता रहा उन चीजों को, दबाता रहा, दबाता रहा। और मेरे को अभी भी याद है कि मेरे को झूठ बोलना पड़ा था, ये बोले कि हाँ, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, बट मेरी नहीं थी, आज तक जिंदगी में रही नहीं कभी। जैसा कि आपने बताया कि आपको लोगों को बोलना पड़ा था झूठ कि आपकी गर्लफ्रेंड है, और आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। आप तो बोलने की बात कर रहे हो कि झूठ बोलने के बाद कुछ लोग लोगों को दिखाने के लिए गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। फीलिंग्स ना होते हुए मैंने लड़की वो को कभी, ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने बताया कि हाँ, आपके टीचर्स या स्कूल में कैसा माहौल रहा। मैं जानना चाहूंगा आपकी फैमिली में कैसा माहौल रहा। मतलब उनको बचपन से कैसे आपको ट्रीट किया जाता था? जब तक पता नहीं था उन्हें आपके बारे में, तो कैसे ट्रीट किया जाता था आपको? ओके, सो जब तक पता नहीं था तो मैं अपने परिवार में सबसे फेवरेट बच्चा था। ठीक है, लाइक जो भी चीज आती थी घर में तो सबसे ज्यादा मुझे मिलती थी। ठीक है, पापा का प्यार, मम्मी का प्यार, मतलब ये होता है ना कि बड़ा है, बड़ा है, वो हर चीज मेरे को ज्यादा मिलती थी उस टाइम के ऊपर। मतलब बहुत प्यार करते थे, आस पड़ोस के लोग सब बहुत ज्यादा प्यार करते थे। आप में भी कम आउट यस, कर चुके हैं फैमिली में, राइट? यस, 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 तो यस। आप अपनी कम आउट जर्नी शेयर करना चाहोगे? ओके, सो थोड़ी वियर्ड है, ड्रामा है इसमें बहुत सारा। तो सबसे पहले मेरे घर में पता चला था मेरे छोटे भाई को, बिट वियर्ड, ऑनलाइन ही।
इसलिए मेरा क्रोम हिस्ट्री चेक कर लिया था। एंड देन मेरे फैमिली को पता चला था, जब उन्हें पता चला कि हाँ इसका बंदा है, उन्होंने चार्ज पढ़ लिए थे हमारा। एंड देन किसी ने कन्फ्रंट नहीं करा मेरे को कि क्या है क्या नहीं, बिकॉज उतना नॉलेज नहीं था उनको भी इसके बारे में। देन फिर उन्होंने जब मेरे से पूछा कि ये क्या कर रखा है तुमने ऑनलाइन इस लड़की के साथ, तो फिर तब मेरे को दो तीन बातें सुनने को मिली। तब मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से गुस्से में बोल दिया कि हाँ है, एंड आई लाइक हिम। तो बस आपने वही कम था। तो आउट फिर किया नहीं था, आपका कम आउट हो गया था। हाँ हो गया था। इस बारे में मैं थोड़ा और हो डिटेल गया में था। जानना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग नहीं बताऊंगा, काफी बच्चे फेस करते होंगे जो हमारे देख रहे हैं, उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आपने कम आउट हुआ किस स्टेज में था आपका? मैं 17 का था उस टाइम पे, और मतलब यही था ना कि मजबूर कर दिया कि इतना कुछ सुनने को मिला, ये है वो है, और आप गुस्से गुस्से में कई चीजें बोल जाते जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, जो मेरे को रिग्रेट होता है कि मेरे को नहीं बोलनी चाहिए थी। क्योंकि पता नहीं उस टाइम पे कुछ भी हो सकता था, मे भी हो सकता था मेरे घर वाले मेरे को निकाल देते, मे भी हो सकता था मेरे को मार देते, कुछ भी हो सकता था। मैंने कॉन्सिक्वेंसेस सोचे नहीं जो सोचने चाहिए, बहुत जरूरी है, और मैंने बोल दिया बस मुंह खोल के। मतलब जैसे कि आपने बताया, मतलब बताया कि आप जैसे ही उनको पता लगा आपकी सेक्सुअलिटी के बारे में, उनका रिएक्शन कैसे रहा? मतलब आप सिर्फ 17 साल के थे, तो आपके पेरेंट्स का कैसे रिएक्शन रहा? क्योंकि एक हरियाणा फैमिली, मैं भी एक हरियाणवी फैमिली से हूँ, मेरे को पता है कैसे रिएक्शन होता है सबका। तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसे रहा? एक्चुअली मेरे जो भाई बहन का तो बड़ा नॉर्मल सा था, बिकॉज वो अभी प्रेजेंट जनरेशन से बिलोंग करते हैं, और उनको नॉलेज थी उस चीजों के बारे में कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। उन्हें तो मेरे से भी ज्यादा पता था एक्चुअली, कि मेरे को भी उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो मेरे भाई बहन का रिएक्शन बहुत नॉर्मल था कि ठीक है, इट्स फाइन, इफ यू लाइक समवन, ठीक है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। देन मेरे लिए जो सबसे शॉकिंग वाला जो था वो था मेरी दादी का। मतलब वो लेडी पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल भी, बट स्टिल जब मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है दादी, एंड आई लाइक हिम, तो मेरी दादी ने बस मेरे को बस एक ही चीज बोली थी जो मेरे को आज तक याद है कि तेरे तू खुश है ना। मैंने बोला हाँ, तो बोले ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। देन फिर मम्मा का टाइम लगा उन्हें एक्सेप्ट करने में, उन्हें समझाई कुछ चीजें कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, बट मम्मी का ये था कि हाँ मम्मी समझ गई चीजों को। बट अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने फादर के साथ, तो मेरे फादर का रिएक्शन बहुत खराब था। ठीक है, सोचो मतलब एक टाइम पे मैं उनका फेवरेट बच्चा हुआ करता था, एंड देन सडनली उन्होंने बोला कि या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा घर में। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मम्मी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, तो मम्मी ने मेरे को भेजा था अपनी मासी के पास। तो जब तक मेरे बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुए थे, तो मैं 7-8 महीने अपने मासी के यहाँ रहा था। तो पापा के साथ तब से अब तक ठीक नहीं हो पाई है चीजें? काफी चेंजेस तो आए होंगे, मतलब अभी भी बात नहीं करते हो या? उतना बात नहीं हो पाता जितना बहुत पहले होता था कि पास आके मजाक मस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी यही होता है, हाँ पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छी चल रही आपको कभी कभी फील होता है कि अगर ठीक टाइम पे ठीक तरीके से कम आउट होता तो ज्यादा बेटर हो पाती चीजें? है। एक्चुअली मेरे को ये खुद का ही फॉल्ट लगता है कि मैंने उनको समझने के लिए टाइम नहीं दिया। उस टाइम पे मैंने एकदम से वो फोड़ दिया चीजें जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी शायद। अगर मैं धीरे धीरे पहले उनको समझाता एंड देन कम आउट करता कि, तो शायद वो समझ भी जाते। मेरे को ऐसा फील होता है कि पहले मेरे को उन्हें समझाना चाहिए था, देन मेरे को बताना चाहिए था। इस चीज में मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर हम ठीक टाइम पे सब चीजें करें तो उनके लिए समझना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग, जो उनकी परवरिश है, वो उस हिसाब से नहीं हुई कि वो इन चीजों को इजिली समझ पाए। तो पहले हमें करेक्ट। समझाना चाहिए उनको, फिर कम आउट करना चाहिए। हम्म। तो आपके अकॉर्डिंग ठीक एज क्या रहती है, मतलब ठीक टाइम क्या रहता है कम आउट करने का, कि आप उस टाइम पे कम ठीक आउट करते तो ज्यादा बेटर रहता? है यार, देखो
कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं इन चीजों के। जब आपकी फैमिली बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, जब आपकी फैमिली को पता है, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहता है। बट जब हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, हरियाणा, राजस्थान, तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। तो पहले तो मेक श्योर कि तुम्हारे पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड है अच्छा सा, ताकि अगर तुम्हें कोई निकाल भी दे। अभी जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को बोल दिया था उन्होंने कि या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। अब सपोज अगर मेरी मासी मना कर देती कि नहीं मैं तो नहीं रखूंगी इसको, आपको क्या लगता है मेरे पास क्या ऑप्शन रहता, कहाँ जाने का? तो वो चीजें होती है, वो कॉन्सिक्वेंसेस देखने चाहिए कि हाँ भैया फाइनेंशियल बैकग्राउंड है हमारा और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो हो। जाएगा। हाँ, वो बहुत जरूरी है। पैसा होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट में तो बहुत जरूरी है पैसा होना। और दूसरा ये भी देख लो यार कि मेक श्योर यू आर सेफ। आसपास में जान का खतरा भी हो सकता है, क्या पता फैमिली में कौन बंदा कैसा है, पता चले तुमने बताया और अगले ही दिन तुम दूसरे प्रांशु बन जाओ अपनी फैमिली की बुलिंग की वजह से। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पहले उनको समझने के लिए उनको भी टाइम देना चाहिए और समझाने का ट्राई करना हाँ चाहिए। हाँ, और मैं पता है मेरे को तो ये लगता है कि उनकी भी गलती नहीं है। हाँ, उनकी गलती तब है जब आपने उनको बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, स्टिल वो लोग समझ नहीं रहे। ठीक है। और एक इंसान वो होता है जिसको पता नहीं है, लेकिन अगर आप उसे समझाओगे तो शायद वो समझ जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरी मदर, जिनको मैंने समझाया तो वो समझ गई। और कुछ लोग होते हैं पापा जैसे, जिनको 4 साल हो चुके हैं बट स्टिल वो समझ नहीं रहे हैं। तो आपके आपकी तरह को बहुत सारे बच्चे ऐसे देख रहे होंगे ये वीडियो, जिनके साथ ये सिचुएशन या तो हो चुकी है या हो सकती है। तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि ऐसी सिचुएशन पे अगर फैमिली को पता लग जाए तो कैसे काम ले, मतलब, या फिर फैमिली प्रेशराइज करे कि या तो घर छोड़ दे या वो कर दे, तो कैसे उसको, प्रेशर को कैसे झेले? ठीक है। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बच्चे, मतलब जिनके अभी जॉब नहीं है, आप उनकी बात कर रहे हो शायद, करेक्ट? राइट। तो अगर यार ऐसा होता है ना, तो दो तीन चीजें हैं। या तो आप चुप रहो, सुन के ले लो। और अगर ऐसा है कि नहीं, चीजें बहुत बिगड़ गई हैं और आपको लगता है कि आप सेफ नहीं हो, तो लोकल एनजीओज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाज है, या फिर कोई ट्रांस किड है तो उसके लिए मित्र ट्रस्ट है। आप उनको अप्रोच कर सकते हो। ना तो आपकी फैमिली कुछ कर सकती है, ना पुलिस कुछ कर सकती है। बट हाँ, अगर आप 17 साल के हो तो वो ले जाएंगे आपको, वहां से भी ले जाएंगे। ये तो आप वो करना भैया कि 17 साल के हो तो तब तो मत बताना, जब 18 के हो जाओ तो बता देना। जैसे कि आप एक लॉ हम्म। स्टूडेंट हो, तो आपके अकॉर्डिंग लॉज में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए इन चीजों को लेके, जैसे बुलिंग वगैरह, स्पेशली बुलिंग के लिए? बाकी बातें बाद में करेंगे, क्योंकि फिलहाल जो चीजें चल रही है, बच्चों को बुली किया जा रहा है, हम्म। तो उसमें लॉज में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? यह क्या होता है ना, जैसे हमारा जो प्रेजेंट कॉलेज है, तो उन लोगों ने हमसे एक एफिडेविट लिया है एंटी बुलिंग का। ठीक है। जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चीज तो होनी चाहिए, इन स्कूल भी होनी चाहिए कि जब बच्चा एडमिशन ले तो आप उससे वो एफिडेविट साइन कराओ, या उसके पेरेंट्स से एफिडेविट साइन कराओ कि अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ आपका बच्चा करता है तो वी विल टेक लीगल एक्शन। तो लीगल एक्शन होने चाहिए। जैसे आरवी का केस था तो उन बच्चों के ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं हुआ, ना तो स्कूल ने कुछ लिया ना कुछ वो। और एंटी बुलिंग गाइडलाइंस दी हैं, गवर्नमेंट ने भी इशू कर रखी हैं, कोर्ट्स ने भी इशू कर रखी हैं। तो वो स्कूल्स अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वो चीज होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे जैसे बुलिंग होती है, तो इसके लिए क्या लॉज बनाने चाहिए ऐसा कि उससे बच्चे सेफ रहे? यार देखो, सोशल मीडिया को बताऊं, सोशल मीडिया पे अगर आपका अकाउंट पब्लिक है तो कोई भी आके कुछ भी गंद बक के जा सकता है, और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं चाहिए कि इतना हीट इतना कुछ आए तो प्राइवेट रखो अकाउंट को, अगर आप नहीं फेस कर सकते उन चीजों को। और अगर आप प्राइवेट नहीं रख सकते, वो चीजें आएंगी तो उसके लिए तो थोड़ा
अपना जिगरा तुम्हें रखना पड़ेगा। अभी इग्नोर जैसे करना है, आपके भी अराउंड। ओवरऑल इग्नोर करना है इन सब चीजों करेक्ट। को। हाँ मतलब एंटरटेन मत करो फालतू का, क्यों एंटरटेन करना किसी को। जैसे क्या होता है कि मेरे खुद के फ्रेंड हैं अभिषेक और सूरज, तो वो जैसे अपनी वीडियोस डालते हैं तो उनके वीडियोस के नीचे भी बहुत सारे गंदे कमेंट्स आते हैं। तो अभिषेक जो बेस्ट थिंग करता है ना, वो उन कमेंट्स को लाइक करके छोड़ देता है। सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि हुआ क्या मेरे साथ, मतलब इसने तो लाइक कर दिया मेरा कमेंट। ये अच्छा था, ये अच्छा था, ये मैं भी अप्लाई करूंगा अपनी वीडियो पे। जो भी पुलिंग वाले कमेंट करेगा उसको लाइक करके भाग जाओ। अच्छा, मैं आपको सेम सेक्स मैरिज या मैरिज इक्वालिटी के राइट्स के बारे में पूछना चाहूंगा कि अभी हमें वो राइट्स नहीं मिले हैं, बट आप हमें वो राइट्स दिलवा सकते हो। असल आप आने वाले भविष्य में नहीं लॉयर बनने नहीं, वाले हो, तो आप वो दिलवा सकते हो। शायद दिलवा पाऊं। मिल क्या मिलने चाहिए, और उनके एक दो रीजन कि किस रीजन से वो जरूरी है। देखो यार, राइट्स तो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं ये तो। आप जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तुम्हारे साथ, नहीं मिलने चाहिए, बट स्टिल हमको उसी पे छोड़ दिया कि नहीं, जाओ गवर्नमेंट के पास। अगर गवर्नमेंट दे रही होती तो हमें सुप्रीम कोर्ट थोड़ी आना पड़ता, है ना। वो चीज है। और बेसिक ह्यूमन राइट्स है। अगर जैसे राइट टू चूज है हमारा, अभी राइट टू चूज का क्या आचार डालेंगे जब हम अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। हमें किससे शादी करनी है, हमें किससे शादी नहीं करनी है, वो हम चूज कर ही नहीं सकते। वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि नहीं तुम लड़की से शादी करो, तुम लड़के से शादी करो। ऐसा नहीं हो सकता है बिल्कुल भी। राइट टू चूज दिया है तो यूनिवर्सल होना चाहिए, एक किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए वो चीज। तो वो चीज है, वो तो मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज, शादी के साथ ना बहुत सारे राइट्स हो आते हैं, जैसे इंश्योरेंस राइट्स, या फिर मेडिकल डिसीजन वाले भी आते हैं कि अगर आपका पार्टनर बीमार है तो आप बड़ा ऑपरेशन होना है तो आप उनके मेडिकल डिसीजन ले सको। या फिर फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी। जैसे अभिषेक, हाँ ऑनरशिप प्रॉपर्टी। आईआईटी दिल्ली में एक फैसिलिटी है कि मे बी शायद पीएचडी स्टूडेंट को, आई एम नॉट श्योर, तो अगर आपका कोई पार्टनर है तो वो आपके साथ हॉस्टल में रह सकता है। तो मेरे जो फ्रेंड हैं अभिषेक और सूरज, उन लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइडेड नहीं है। तो वो सब चीजें हैं, मतलब एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा है। तो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज का भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि होना चाहिए ऐसा। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी तो रिव्यू पिटीशन डाला है इस चीज का, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को ये चीज बताई मतलब कि सीधा सीधा अगर बोले रिव्यू तो इक्वल पिटीशन, राइट्स नहीं है हमारे पास। बिल्कुल नहीं। सेक्शन 377 2018 में डिक्रिमिनलाइज हुआ, करेक्ट। उससे लेके अब तक जो चेंजेस आया है उसके अकॉर्डिंग ये चेंजेस कितने दिन में आएगा कि हमें इक्वल मैरिज राइट्स मिल सके। यार देखो वो तो बिल्कुल श्योर नहीं है, बिकॉज जो अभी जो बेंच बैठा था वो सबसे फेवरेबल बेंच लग रहा था, ठीक है, उससे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी कम्युनिटी को। बट जब उसी बेंच ने ये चीज बोल दिया कि नहीं नहीं हो सकता है, और ये तो हमारी डोमेन में ही नहीं है, इसको तो गवर्नमेंट ही करेगा। तो और प्रेजेंट गवर्नमेंट जब तक है तो आई डोंट थिंक सो चीजें पॉसिबल हैं। अपोजिशन है, उसने बोला है, अपोजिशन ने 2-3 बार उसमें पार्लियामेंट में बिल भी पेश करा है कि नहीं होना चाहिए ये सब। तो हो सकता है कि अगर रिजीम चेंज हो तो तब पॉसिबल हो। अदरवाइज अगर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता है तो हम होप्स लगा सकते हैं कि हाँ शायद सुप्रीम कोर्ट कुछ करे। अदरवाइज तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, अराउंड 3 years। इतने साल वेट कर लिया तो 3 साल ज्यादा नहीं है, हम वेट कर सकते हैं। 3 साल में वैसे नहीं बता रहा हूँ, खुद के अंदाजे से बता रहा हूँ कि हाँ जैसे जितने लंबे हमारे केसेस चलते हैं, जैसे मई जून में इन लोगों ने सुन ली थी हियरिंग्स, बट डिसीजन आया अक्टूबर में। तो उस हिसाब से तो अभी जैसे अगर रिव्यू पिटीशन वो लोग करते हैं तो फिर बेंच बैठेगी, देन फर्स्ट हियरिंग, सेकंड हियरिंग, फिर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, वो सब। तो टाइम लगता है उन चीजों में। अगर रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट होगी तो
फिर से नए पिटिशनर्स को पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी। होपफुली चेंजेस आ जाए, क्योंकि मैंने भी इन 5 सालों में बहुत ज्यादा चेंजेस देखे हैं। लोगों में चेंजेस देखे हैं। पहले लोग खुल के आते नहीं थे सामने, अब धीरे धीरे जैसे आप आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, लोग खुल के सामने आ रहे हैं, अपने आप को लेके, अपनी सेक्सुअलिटी पे खुल के बात कर रहे हैं, जो पहले नहीं करते थे। तो होपफुली कि बहुत जल्द ये चेंजेस भी देखने को मिले। तो मैं आपसे थोड़ा पर्सनल पूछना चाहूंगा कि जैसे ही आता है ऐसा कुछ लो, ऐसा इक्वल मैरिज राइट्स मिलते हैं, तो आपका क्या शादी का प्लान है? कब शादी करने वाले हो? कब हमें मिठाई खिलाने वाले हो? मैं जिस दिन लड़का मिल गया उसी दिन। अभी आप सिंगल हो? वेरी मच। गाइस, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो पार्टनर ढूंढ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, मौका है नहीं भैया, अभी। नहीं चाहिए। अभी आप खुल के बोल रहे हो लड़का ढूंढना है, तो मिलेगा आपका लड़का। नहीं, मैं स्टिल अभी भी बिलीव रखता हूँ चीज में, पहली नजर के प्यार में, कि ऐसे नजरें मिली प्यार हो गया। मैं वो ढूंढ रहा हूँ। अरे अभी तो मैं यंग हूँ यार, वो चीज ढूंढनी चाहिए मेरे को। अगर मिल जाएगी तो मैं किस्मत वाला हो जाऊंगा ना। तो कभी आपके पास ऐसा हुआ है देखते ही दिल में गिटार वाला सीन? हाँ, मेरा जो पहला था उसके लिए हुआ था ये। बहुत तो बहुत ज्यादा हुआ। हम फिर दुख भी हम हुआ। प्रे करेंगे कि आपका जो पहली नजर वाला प्यार गिटार वाला सीन आपके साथ जल्दी हो, हमें जल्दी से मिठाइयाँ खाने को मिले। और थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया अंकित। आपने बहुत प्यारी प्यारी बातें की, और थैंक यू सो मच। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ जाते जाते कुछ बोलना चाहोगे? हाँ गाइस, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो भैया को। थैंक यू सो मच, बाय। बाय बाय, नमस्कार। नमस्कार।